ज्यादातर वो जो बैठे रहते हैं उनको लव हैंडल का प्रॉब्लम हो जाता है। मेन में लव हैंडल का प्रॉब्लम रहता है, उसको हम लाइपोसक्शन से करेक्ट कर सकते हैं। वीमेन में पोस्ट प्रेगनेंसी जो एक्सेस हो जाता है स्किन का, लेक्सिटी हो जाता है, वो सब चीज़ें करेक्ट करने के लिए लाइपोसक्शन के साथ साथ टमी टक और ऑल्सो नोन एज एब्डोमिनोप्लास्टी वो कर सकते हैं। तो सर लाइपोसक्शन में होता क्या है एग्जैक्टली? तो ये बॉलीवुड स्टार जो होते हैं वो सिक्स पैक एब और ये बना देते हैं, कभी कभी तो एक्सरसाइज से बनाते हैं, मगर ऐसा इससे हो सकता है कि ये सर्जरी के माध्यम से भी अगर फैट रिड्यूस करते हैं तो वहाँ की स्किन होती है तो उसके अंदर मार्क्स आ जाते हैं। आने के बाद किसी को लगना नहीं चाहिए कि सामने वाली व्यक्ति ने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया हुआ है। यस, तो ये देना एक एस्थेटिक सेंस का जो है। सर एक मिथ ऐसा भी है कि लोग ज़्यादा हेलमेट पहनते या वो कैप पहनते हैं उसकी वजह से भी हेयर लॉस होता है ऐसा। सर हमने आपके फेसबुक प्रोफाइल पे, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे देखा है कि आपने बहुत सारे बच्चों की सर्जरी की है जिसके बाय बर्थ होंठ फटे हुए होते हैं या स्किन कनेक्टेड होती है। ये जो है एक कंडीशन, इसको बोलते हैं क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट बोलते हैं। सर एकदम ट्रेंडिंग टॉपिक है एक अंडर आई जो काले धब्बे हो जाते हैं, तो उसका क्या रीज़न होता है? हे गाइस, वेलकम टू माय शो पॉडकास्ट विद शिव। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर हिरेन भट्ट सर के साथ। ही इज़ ए कॉस्मेटिक सर्जन। तो उनके साथ बहुत सारी फेस रिलेटेड बातें करेंगे। फेशियल सर्जरी कितने टाइप की होती है, कौन कौन सी होती है, उसके साइड इफ़ेक्ट कैसे होते हैं, अनवांटेड फैट कैसे रिमूव कर सकते हैं, डार्क सर्कल के बारे में बात करने वाले, हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बात करने वाले, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव बातें आज उनसे करेंगे। तो प्लीज़ हमारे साथ पूरा वीडियो देखिए, जुड़े रहिए। और अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो सर, वेलकम टू माय शो। थैंक यू फॉर द इनविटेशन। थैंक यू फॉर कमिंग सर। सर सबसे पहले यही बात करना चाहूँगा कि प्लास्टिक सर्जन का नाम सुनते ही हम लोगों को बॉलीवुड की याद आ जाती है, क्योंकि ज़्यादातर प्लास्टिक सर्जरी और ये सब के बारे में बॉलीवुड स्टार ही करवाते हैं, ऐसा एक मान्यता है। तो सर फेशियल सर्जरी कौन से टाइप की होती है? वैसा है कि जहाँ भी कोई सेलिब्रिटी की इन्वॉल्वमेंट हो वो उसी के साथ जुड़ा जाता है। यस, जैसे कि हम देखें कि मीडिया फैशन की बात करें तो फैशन में भी सब लोग अपनी तरह से फैशन करते ही हैं, पर जब बात सेलिब्रिटी की आती है तो वो ट्रेंड बन जाता है। इसी तरह से एक प्लास्टिक सर्जरी भी ऐसी है कि हर एक कॉमन आदमी को उसकी जरूरत पड़ सकती है, पर जब वो सेलिब्रिटी करवाए तो वो एक न्यूज बन जाता है, एक ट्रेंड बन जाता है, लोगों को पता चलता है उसके बारे में, फिर लोग एसोसिएट करने लगते हैं कि इन्होंने इनके जैसा काम करा है। जैसे आप बोले कि ये जो ड्रेस पहना है वो कोई हीरोइन ने एक्स मूवी में पहना था, इस तरह से लोग रिलेट करने लगते हैं। अच्छा, फेशियल प्लास्टिक सर्जरी होती है तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि प्लास्टिक सर्जरी जो है वो अपने को ऐसा कॉमन कंसेप्ट है कि कॉस्मेटिक सर्जरी है, पर कॉस्मेटिक सर्जरी एक प्लास्टिक सर्जरी का पार्ट ही है। फिर उसके साथ हम करते हैं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, यानी कि जो मेन प्रॉब्लम है वो इंजरी की वजह से, बर्थ डिफेक्ट की वजह से, तो ऐसा है। तो प्लास्टिक सर्जरी एक ऐसी ब्रांच है जो छोटे बच्चों से लेकर बड़े आदमियों तक की जरूरत पड़ सकती है, जो बालों को लेकर पैर के नाखूनों तक की प्रॉब्लम्स को कवर कर सकती है। तो सबसे पहले लेते हैं फेस को, और जो फेशियल प्लास्टिक सर्जरी है उसमें अगेन डिवाइड करें तो एक अलग टॉपिक बन जाएगा रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी का, जो हम कभी फिर करेंगे। पर आज जो करते हैं वो फेशियल कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं। अब जो फेस है, अपना फेस के एक प्रोपोर्शनेट भगवान ने सबको दिया होता है और एक स्टैंडर्ड एस्थेटिक प्रोपोर्शन बनाया हुआ होता है। तो ये जो प्रोपोर्शनेट फेस जो होता है उसको ब्यूटी से लेना देना नहीं है, उसका एक अट्रैक्टिव फेस होना वो इम्पोर्टेंट है। कई बार आपका किसी का नोज जो है वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन बड़ा है या छोटा है, तो उसको करेक्ट करने से फेस प्रोपोर्शनेट बन जाता है और
फेस बिल्कुल अट्रैक्टिव लगता है। कई बार कोई लोगों के कान जो है बाहर निकलते हैं, नॉर्मली सबके कान सेट होते हैं ऐसे, कई बार बाहर निकलते हो तो उसको सेट करने से फेस के प्रोपोर्शंस ठीक हो जाते हैं, मैच हो जाता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो हम करते हैं। लिप्स बड़े होना, लिप्स छोटे होना, चीन पीछे होना, चिन आगे होना, तो उसको बैलेंस करते हैं ताकि आपका प्रोफाइल व्यू, फ्रंट व्यू सब जगह आता है। ये चीज़ जो है उसकी ज़रूरत किसी को प्रोफेशन के लिए पड़ती है, किसी को पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए पड़ती है। ओके ओके। कभी कभी ऐसा होता है कि फेस की वजह से लोग थोड़ा नर्वस भी फील करते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता है। कई बार बहुत ही ज़्यादा डिस्प्रोपोर्शनेट हो तो लोग कमेंट भी करते हैं आसपास वाले लोग कि कैसे ये हुआ, ये क्यों हुआ ऐसा। तो इसकी वजह से कॉन्शियसनेस हो जाता है। और ये करवाने से हम लोगों ने देखा है कि जो कॉन्फिडेंस लेवल जो बढ़ता है समटाइम्स अनइमेजिनेबल। ओके, क्योंकि डिप्रेशन के आजकल तो डिप्रेशन के भी ज्यादा केस है, तो इसकी वजह से लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं कि भाई ऑलमोस्ट टू दैट एक्सटेंट हो सकता है, क्योंकि फेस एक ऐसी चीज है कि सबको दिखेगी और उसकी वजह से हम जो बोलते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन जो है वो पूरा उसमें जो कंपोनेंट है वो उसमें एक कंपोनेंट है आपका फेस, आपकी स्किन, आपके हेयर, और उसके साथ साथ आती है आपकी बोलने की स्टाइल, आपकी चलने की स्टाइल। वो तो एक कंप्लीट पैकेज बनता है पर्सनालिटी का, उसका एक कंपोनेंट है। यस, ओके। तो सर फेशियल अपने कॉस्मेटिक सर्जरी की तो बात की, तो उसके अंदर कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं क्या? ऐसा है कि ये जो सर्जरी है, कोई भी आप सर्जरी लो तो सर्जरी के साइड इफेक्ट होते हैं। ओके। जैसे आप अपेंडिक्स का सर्जरी लो या यूट्रस का सर्जरी लो, किडनी स्टोन का सर्जरी लो, तो हर एक सर्जरी के जो साइड इफेक्ट होते हैं उसमें इन्फेक्शन होना, ब्लीडिंग होना वगैरह होता है। ओके। कॉस्मेटिक सर्जरी में है साइड इफेक्ट्स का प्रोपोर्शन बहुत ही कम रहता है, क्योंकि कॉस्मेटिक सर्जरी उन्हीं लोगों के ऊपर हम करते हैं जो बिल्कुल अदरवाइज नॉर्मल है, कोई डिसीज नहीं है उनके अंदर। तो थरोली इन्वेस्टिगेट करके अगर वी फाइंड कि नहीं ये पर्सन है जो बिल्कुल फिट है सर्जरी, तो उसी के लिए हम सर्जरी करते हैं। जो सर्जरी का रिजल्ट होता है, प्लास्टिक सर्जरी एक ऐसी ब्रांच है कि जहाँ पे आपको जो रिजल्ट है वो रिजल्ट खुद ही आपको दिखता है। मतलब आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं, आप खुद मिरर में देखें आपको पता लग जाएगा कि रिजल्ट ये है वो है। पर एक जो हमारा बोले कि प्लास्टिक सर्जरी का और प्लास्टिक सर्जन्स का जो दुश्मन है वो है ईडिमा, जिसको हम बोलते हैं। मतलब कि कोई भी ऑपरेशन के बाद चेहरे पे करवाने के बाद सूजन आती है। तो ये जो सूजन आती है उसको जाते जाते वक्त लगता है। तो वो जो पीरियड है 7 डेज टू लेके 21 डेज, आपको ना तो रिजल्ट दिखता है और ना ही आपको उस दौरान कोई कॉम्प्लीमेंट भी मिलता है। खुद को भी ऐसा लगता है कि मैंने क्यों करवाया। पर पेशेंस रख के ये 3 वीक्स का टाइम निकाल देंगे तो रिजल्ट दिखेगा। नॉर्मली 95% ऑफ द प्लास्टिक सर्जरी केसेस गो वेल। समटाइम्स देयर में भी माइनर रिवीजन, छोटा मोटा रिवीजन करने की जरूरत पड़ती है, तो हम बोलते हैं कि 1 आध साल के बाद फिर से रिवीजन कर सकता है। फिर भी वो जो रिवीजन करने वाला केस होता है वो पहले से तो बेहतर ही दिखता है, बराबर, कहीं ज्यादा बेहतर दिखता है। पर अगर जरूरत पड़ी तो विथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ये कर सकते हैं। जरूरत पड़ी कई बार लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि पहले से इतना अच्छा है तो छोटा मोटा माइनर डिस्प्रोपोर्शन है तो चल जाएगा। कई बार ऐसा लगता है तो करते भी हैं, पर ये प्रोपोर्शन बहुत कम, 5-10% से ज़्यादा नहीं होता। 90-95% ऑफ पेशेंट्स आर हैप्पी। क्योंकि ऐसा भी लगता है ना कि खुद का फोटोग्राफ्स भी खुद को अच्छा नहीं लगता है, तो फेशियल सर्जरी के बाद लोग एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ा देते हैं, वो भी एक दिक्कत होती है। वो भी ये जरूरी होता है कि एक्सपेक्टेशंस थोड़ा मतलब रियलिस्टिक होना है। वो हमारी ड्यूटी है कि उनको बताए कि इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करना एक लिमिट होती है। और ओवरऑल जो है वो कैसा लगेगा, इसके लिए आजकल बहुत ही अच्छे सॉफ्टवेयर भी आते हैं जिनमें आप ही का फोटो लेके और आपका फोटोग्राफ का 3D रिकंस्ट्रक्शन करके हम आपको दिखा सकते हैं कि मैं इतना कर सकता हूँ और करने के बाद पॉसिबिलिटी है कि ऐसा लगेगा और वो आपको हर एक एंगल में दिखेगा। तो ऐसे 3D
AI बेस्ड हाँ। सॉफ्टवेयर अभी आ रहे हैं जो हम Okay. आजकल यूज कर रहे हैं। ओके, तो टेक्नोलॉजी से आपको टेक्नोलॉजी पहले को से ही दिखा पता सकते, चल जाएगा लग कि इतना हो कि जाएगा ऐसा सर्जरी के कैसा बाद। लगेगा अरे ऐसा। वाह, ऐसा है कि लोग ट्रांसजेंडर भी लोग आते होंगे, यानी जो मेल का फेस है उसमें से फीमेल का फेस और फीमेल का फेस है उसमें से मेल का फेस, ऐसी भी कोई सर्जरी होती हाँ, है क्या? ऐसा है कि जो ट्रांसजेंडर लोगों के लिए सर्जरी होती है, Okay. जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी हाँ, जिसको बोलते हैं, तो yes. उसमें सबसे पहले है कि जो एक्सटर्नल जेनाइटल्स है उसकी सर्जरी होती है। Okay. समझो फीमेल टू मेल करना है, हाँ। तो पहले ब्रेस्ट को रिमूव करके वो सर्जरी करनी होती है। Okay. पर वो सब करने के बाद भी अगर जेनाइटल सर्जरी होने के बाद भी एज यू सेड राइटली कि फेशियल फीचर्स हैं वो मैन टू वीमेन और वीमेन टू मैन जो चेंजेस करना होता है वो तो करें तभी परफेक्शन आएगा। इसमें ऐसा है कि वो कर सकते हैं। ओके, अभी कितना करवाने की जरूरत पड़ेगी वो केस टू केस डिपेंड करता है। ओके, वो कर सकते हैं। एंड हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो हार्मोनल थेरेपी होती है उसकी वजह से थोड़ा बहुत जो फीचर्स का फिर फर्क आया वो तो आता ही है। पर सर्टन फीचर्स लाइक बोनी फीचर्स ऑफ मेन एंड वीमेन दे रिमेन डिफरेंट। तो उसको करेक्ट करने के लिए भी सर्जरी हो सकती है। और इवन ये आजकल ऐसा भी है कि सेक्स जिस जेंडर रीअसाइनमेंट के बाद वॉइस की भी सर्जरी होती है, यानी कि मेल टू फीमेल गए तो फीमेल की वॉइस का जो पिच है उस हिसाब से लेरिंग्स के ऊपर सर्जरी करके भी करते हैं। उसके लिए प्लास्टिक सर्जन का रोल नहीं होता, वो ENT सर्जन वगैरह, पर ये टीम बनती है। पूरी टीम पूरा मतलब ट्रांसफॉर्मेशन पूरा करती है। ओके, तो सर उसके अंदर जो हेयर रिमूव हो जाते हैं, बियर्ड के हेयर है, ऐसा है कि हाँ वो जो हेयर का है, जो हार्मोन थेरेपी शुरू होगी तो ऑटोमेटिकली थोड़े हेयर तो ग्रोथ कम ही हो जाएगा। और बाकी जो हेयर है उसके लिए हेयर रिमूवल करना होता है। वो लोग बियर्ड पे भी करवाते हैं, फुल बॉडी पे भी करवाते हैं। तो नॉर्मली कोई इंसान होता है, मुझे तो मेरी बियर्ड बहुत पसंद है, मैं तो रखता हूँ, मगर लोग होते हैं कि सुबह में उठ के ही अपना शेव करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए अगर हम ये हेयर रिमूविंग ट्रीटमेंट करें तो वो कैसे रहता है सर? मेन में जनरली नॉर्मल हेयर ग्रोथ जो है, जैसे कि बियर्ड है, मुस्टैच है, वहाँ पे करना एडवाइजेबल नहीं, क्योंकि वो बाद में नंबर 1 कि बिकॉज ऑफ हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। नंबर 2 कि एकदम स्मूथ स्किन है, थोड़ी अननेचुरल लगती है। हालांकि वीमेन में जब हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से फेशियल हेयर ग्रोथ आते हैं तो उसका लेजर हेयर रिमूवल से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो उसकी कोई साइड इफेक्ट होती है सर? लेजर जो है एकदम हेयर रूट के लेवल पे काम करता है, उसके डीपर लेवल पे जाता नहीं है। तो अच्छा मशीन हो, एक्सपीरियंस डॉक्टर हो तो आपको साइड इफेक्ट की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ सिटिंग्स कैन वेरी, किसी का 6 लगते हैं, किसी को 10 लगते हैं, किसी को 12 लगते हैं, क्योंकि ये हार्मोनल ग्रोथ के हिसाब से है। जो आपके बॉडी में जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस है उसको लेजर नहीं करेक्ट करता। लेजर जो है उसका जो सिम्टम्स है, हेयर है जो ग्रो होते हैं उसको करेक्ट करता है। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो फिर हार्मोनल चेकअप करवा के उसकी ट्रीटमेंट करवा के पैरेलली साथ साथ में लेजर करवाएंगे तो आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। सर बॉडी कॉन्टरिंग सर्जरी भी होती है, यानी फैट रिमूविंग? हाँ, ऐसा है कि जैसे हमने फेस के प्रोपोर्शन की बात की, इस तरह बॉडी का भी प्रोपोर्शन होता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को फिट रखने के लिए, शेप में रखने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं और फिटनेस लेवल अच्छा होने के बाद भी ऐसा लगता है कि नहीं मेरा ये पर्टिकुलर पोर्शन कुछ जगहों पे फैट रह जाता है, ये फैट रह जाता है। इफ यू वांट टू बी परफेक्ट और आपके दिमाग में आपके परफेक्शन का एक इमेज बनाया हुआ है तो जो रेसिडुअल फैट है उसको हम बॉडी कंटूरिंग सर्जरी से, लाइपोसक्शन से वगैरह कर सकते हैं। लाइपोसक्शन का रोल वहाँ भी मतलब डबल चिन है तो वहाँ भी लाइपोसक्शन कर सकते हैं। किसी को गायनेकोमास्टिया है यानी कि मैन बूब्स हैं तो उसके लिए भी लाइपोसक्शन का सर्जरी कर सकते हैं। टमी थाइस कहीं भी लाइपोसक्शन सर्जरी करके प्रोपोर्शनेट बना सकते हैं।
ज़्यादातर वो जो बैठे रहते हैं उनको लव हैंडल का प्रॉब्लम हो जाता है। मेन में लव एंडल का प्रॉब्लम रहता है, उसको हम लाइपोसक्शन से करेक्ट कर सकते हैं। वीमेन में पोस्ट प्रेगनेंसी जो एक्सेस हो जाता है स्किन का, लेक्सिटी हो जाता है, वो सब चीज़ें करेक्ट करने के लाइपोसक्शन के साथ साथ टमी टक और ऑल्सो नोन एज एब्डोमिनोप्लास्टी वो कर सकते हैं। तो सर लाइपोसक्शन में होता क्या है एग्जैक्टली? बेसिकली जो लाइपोसक्शन का एक दो प्रिंसिपल है। नंबर वन इज के अपने बॉडी में आफ्टर सर्टन एज, जैसे 12-15 से प्यूबर्टी का एज हो गया, उसके बाद में फैट सेल्स नए नहीं बन सकते। पर ये जो बने हुए फैट सेल्स हैं वो माइक्रो साइज से लेकर पीनट साइज और इवन बिग बिग बॉल साइज तक ग्रो हो सकते हैं। यस। ठीक है, हम जब लाइपोसक्शन करते हैं तो ये फैट ग्लोब्यूल्स हैं जो एसेंशियली फैट सेल्स ही होते हैं, उनको निकाल देते हैं। तो ये निकालने के बाद वो ग्रो नहीं होंगे उसी एरिया में, क्योंकि नंबर कभी बढ़ता नहीं है। बराबर। तो जब हम लाइपोसक्शन करते हैं तो वहाँ पे जहाँ पे हमने लाइपोसक्शन किया, अगर आपने लाइफस्टाइल अच्छी रखी तो वहाँ पे फिर से उस एरिया में फैट नहीं आएगी। यानी कि 1-2-3 kg वेट हुआ तो वहाँ दिखेगा भी नहीं। हाँ, कोई अदर एरिया में आपका फैट डिपोजिशन जहाँ से लाइपोसक्शन नहीं करवाया वहाँ आ सकता है, पर वहाँ नहीं आएगा। दूसरा ये प्रिंसिपल है कि फैट जो बॉडी के अंदर होती है मोर और लेस एट बॉडी टेम्परेचर एक सेमी सॉलिड टाइप की होती है, तो उसको वैक्यूम लगा के सक करना इजी रहता है। उसके आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई है। अल्ट्रासोनिक लाइपोसक्शन आ गया है, पावर असिस्टेड लाइपोसक्शन आ गया है, रेडियो फ्रीक्वेंसी असिस्टेड लाइपोसक्शन आ गया। इस सब का कॉम्बिनेशन करके एक बहुत ही परफेक्ट रिजल्ट दिया जा सकता है। क्योंकि मैंने देखा है, मैं जिम में गया था, पूरे 1 साल तक कंटिन्यूस जिम किया था, मगर मेरे लव हैंडल, क्योंकि मेरा जो जॉब है वो बैठे रहने का है, लव हैंडल जाता ही नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है उसमें। ये आई एग्री। उसमें क्या होता है कि जैसे हमारी एज बढ़ती है तो रिडक्शन के लिए जो हमको एफर्ट्स करना पड़ता है वो भी बढ़ते हैं। तो बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट हमारे लिए एक्सरसाइज वगैरह करना भी पॉसिबल नहीं है। तो ये जरूरी है कि अगर आपको वो एक्सेप्टेबल है कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अनएक्सेप्टेबल है तो आपके पास ऑप्शन है, लाइपोसक्शन करवा सकते हैं। मेन वीमेन सब करवा सकते हैं। तो ये बॉलीवुड स्टार जो होते हैं वो 6 पैक एब और ये बना देते हैं, कभी कभी तो एक्सरसाइज से बनाते हैं, मगर ऐसा इससे हो सकता है कि ये सर्जरी के माध्यम से? इसमें ऐसा है कि हमारे जो एब्स जो हैं उसमें नेचुरली ऐसे सेगमेंट्स दिए हुए हैं कि अगर आपकी स्किन के नीचे कोई फैट ना हो और आपका मसल्स वेरी वेल डेवलप्ड हो तो नेचुरली 6 पैक्स लगेगा। दिख जाएगा। बट टू गो टू दैट लेवल, एक बॉलीवुड का जो जिनकी करियर इसके ऊपर दे स्पेंड 2 to 3 आवर्स पर एक्सरसाइज पर डे, वो हम सब के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो उसके लिए जो ऑप्शंस अपने पास हैं उसमें ऐसा है कि ये जो आपने डेवलप कर लिए है मसल्स, पर आगे जो फैट है उसकी वजह से दिख नहीं रहा है, तो सबक्यूटेनियस फैट है बिटवीन मसल एंड स्किन, उसको निकाल सकते हैं अच्छी तरह से। और जो ये पैक्स का जो लाइनिंग होता है मसल्स के ऊपर, वी एज अ डॉक्टर नो कि कहाँ होता है, वहाँ फैट ज़्यादा निकालने से आपका जो ये 6 पैक्स है वो प्रोमिनेंट बन जाता है। तो ये आपकी हॉस्पिटल में होता है सर? हाँ, करते हैं। अरे वाह। रूटीनली आजकल सब करते हैं और करवाते भी हैं लोग। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नॉलेज नहीं होता है। हम देखते हैं कि कोई बंदा है जो 6 पैक लेके आता है, हम ऐसा सोचते हैं, मगर इतनी एक्सरसाइज अभी नहीं होती है लाइफ में ऐसा। तो इस तरह से भी आप वो आपका फिजिक्स कर सकते हो, और वो सेफ होता है सर? उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम? जैसे बताया कि अगर कोई आदमी इस तरह से अच्छा जिमिंग करके आता है, मैं नेचुरली फिट ही रहेगा, और बाय एंड लार्ज लाइपोसक्शन सर्जरी इज वेरी सेफ। तो कॉमनली कोई साइड इफेक्ट वगैरह नहीं? साइड इफेक्ट में रूटीनली एनेस्थेसिया रिलेटेड होते हैं, लोग बोलते हैं फैट एम्बोलिज्म वगैरह, पर बहुत ही रेयर होता है, बहुत लाइक वंस इन 1 lakh केसेस, और ऑल द केसेस में इट डजंट गो दैट बैड। सो वी हैव टू सिलेक्ट द केसेस, एंड उसमें एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके सिलेक्शन ऑफ केसेस व्हाट मैटर्स। तो सर अगर फैट रिड्यूस करते हैं तो वहाँ की स्किन होती है तो उसके अंदर मार्क्स आ जाते हैं, स्क्रैच मार्क जैसे, तो वो कैसे रिमूव होते हैं? स्ट्रेच मार्क्स जो है ना, आज की फ्रैंकली स्पीकिंग आज की डेट में ऐसा कोई
चीज क्रीम लेजर ये वो सब स्ट्रेच मार्क को रिमूव कर सके ऐसा नहीं है। हाँ, स्ट्रेच मार्क को लेस विजिबल कर सके ऐसे ऑप्शंस अपने पास है। काफी सारे लेजर्स आते हैं, कुछ क्रीम और लेजर का कॉम्बिनेशन, केमिकल पीलिंग लेजर क्रीम्स का कॉम्बिनेशन, ऐसा करके विजिबिलिटी कम कर सकते हैं। ओके। अभी वीमेन है जिनको पोस्ट प्रेगनेंसी स्ट्रेच मार्क ज़्यादा है, तो उसमें टमी टक सर्जरी करेंगे तो एक्सेस जो स्ट्रेच मार्क वाली लूज स्किन है वो निकल जाएगी और जो ऊपर की स्किन है वो स्ट्रेच होकर नीचे आ जाएगी, तो स्ट्रेच मार्क की विजिबिलिटी कम हो जाएगी और एक्सेस में वो निकल जाएंगे। तो वो उसमें इस तरह से कर सकते हैं। ओके, तो वही एक तरीका है जो ये लोग क्रीम बताते हैं, ये क्रीम से या तो ऑयल से विजिबिलिटी कम थोड़ी होगी पर जाएंगे नहीं, मगर बहुत लॉन्ग टर्म के लिए उनको बहुत लॉन्ग टर्म के लिए चालू रखना पड़ता है। ओके। तो सर ये स्क्रैच मार्क के लिए कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं हो सकती क्या? वहाँ पे बहुत ज़्यादा है किसको और उसको निकालना ही है? फ्रैंकली स्पीकिंग यस, आई वुड नॉट एडवाइस। ओके। क्योंकि जैसे मैंने बताया उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, उसको लेस विजिबल करने के लिए लेजर्स है, ये सब से कर सकते हैं विजिबिलिटी कम, और उसमें भी अलग अलग होता है, किसी की स्किन में अच्छा रिजल्ट आता है, किसी की स्किन में रिजल्ट नहीं आता है। तो ये क्लैरिफाई करके जरूरत पड़ने पर टेस्ट पैच भी करते हैं कि भाई छोटे एरिया में टेस्ट पैच करें फिर आके जाके ट्रीटमेंट करें, सो हमको पता लगे कि कितना हद तक इम्प्रूवमेंट आएगा, ये प्रॉमिस कर पाए आपको। ओके। अगर कोई बॉडी रिड्यूस करना चाहता है, जैसे कि किसी की 150 किलो बॉडी है तो उसका फैट ज़्यादा होगा, बॉडी फैट रिमूव करना चाहता है एक्सरसाइज के माध्यम से, अभी फैट रिमूव कर रहा है, तो उसको क्या अप्लाई करना चाहिए कि उसको ये मार्क्स नहीं हो? हाँ, ऐसा है कि इसको हम बोलते हैं जैसे किसी का बहुत ही ज़्यादा वेट हो, एक्सरसाइज से कम किया, मेडिसिन से कम किया या फिर बैरियाट्रिक सर्जरी करवा के कम किया, तो उसके बाद में जो लूज स्किन होती है ना, उसका एक ही उपाय है, उसका सर्जरी करवा के निकलवा लेने का। हो गया। कोई और तरह से वो स्किन नहीं, क्योंकि ड्यूरिंग जो वेट गेन प्रोसेस है वो प्रोसेस के दौरान ये जो स्किन है उसकी इलास्टिसिटी चली गई है, उसको बहुत ही खींच लिया आपने वेट ने, और जब ये निकल गई इलास्टिसिटी, अरे फैट निकल गई तो इलास्टिसिटी इतनी स्ट्रेच हो चुकी थी कि वो वापस पोजीशन में नहीं जाएगी। एक बलून था उसमें हवा भरी थी, हवा निकल गई, बलून जिसकी तरह से ये लूज होके पड़ गई। ये जो स्किन है उसको फिर से तो आपको वेट चाहिए नहीं, तो एक्स्ट्रा स्किन है निकाल देंगे। तो उसकी सर्जरी अलग से होती है, वो करवा लेनी चाहिए। इंडिया में लोग ज़्यादातर स्पेशली मेल, फीमेल तो अभी बहुत अवेयर हो गई है कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में, मगर मेल ऐसे कॉस्मेटिक सर्जन के पास जाने में या उनकी बात करने में भी बहुत अभी तो हिचकिचाते हैं। तो थोड़ा तो चेंज आ रहा है अभी मेल में, जो अभी कॉमनली रिक्वेस्टेड प्रोसीजर्स जो है उसमें एक तो आता है हेयर ट्रांसप्लांट, कि बॉल्डनेस का इश्यू बहुत ही है, बहुत लोगों को अफेक्ट करता है, और एक लेवल के बाद मेडिसिन या नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट का कोई रोल नहीं होता। आपके पास दो ही ऑप्शन है, या हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी करवाए या आप एक विग पहने या हेयर पीस पहने, दो ही ऑप्शन रहता है। तो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी बहुत सेफ है, अंडर लोकल एनेस्थेसिया होती है, और लोगों को दिमाग में ऐसा है कि क्या करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, कितना डेप होगा, ये स्किन लेवल पे होती है सर्जरी। रिजल्ट्स जो है मोर और लेस परमानेंट समझ के आप चलिए, क्योंकि जो उसका प्रिंसिपल है कि ये जो पीछे के बाल हैं वो कभी किसी के जड़ते नहीं है, वहीं से हेयर लेके हम आगे लाते हैं, तो बाद में उनकी जड़ने की पॉसिबिलिटी नहीं है। और उसकी केयर करें, थोड़ी बहुत मेडिसिन जो लगानी है वो लगाते रहिए, और प्रॉपर शैम्पू वगैरह केयर करें, तो रिजल्ट आपको लाइफ लॉन्ग मिल सकता है। एंड ये बहुत कॉमन हो गया आजकल हेयर ट्रांसप्लांट। आपको पता हो कहीं ना कहीं बड़ौदा में कोई ना कोई जगह पे बड़ौदा में पूरे दिन में कॉन्टिन्यूसली कहीं ना कहीं हेयर ट्रांसप्लांट होता है। आपको जरूरत है प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाने की, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट में भी एक ये आर्ट है कि करवाने के बाद किसी को लगना नहीं चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति ने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है। यस, तो ये देना एक एस्थेटिक सेंस का जो है। एंड आई वुड से कि बीइंग अ प्लास्टिक सर्जन, हम जो प्लास्टिक सर्जन्स हैं और लोग भी करते हैं, तो एक डिफरेंस ये रहता है कि थ्रू आउट आवर ट्रेनिंग वी ऑलवेज टॉक अबाउट
proportion, symmetry, and artistic eye, visualization of results in advance, वो सब जो हैं वो एक आर्टिस्ट की तरह आता है। और जो बनाते हैं बाय एंड लार्ज वेरी बैलेंस रिजल्ट हम दे पाते हैं। ओके। ये जो अननेचुरल लगना, इट्स लाइक एन एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, वो ठीक नहीं लगता है, ठीक नहीं देखने लगता है, में yes, समझ नहीं excellent. आता है लोगों को। नेचुरल लगना चाहिए, ये काम प्लास्टिक सर्जन का अच्छी तरह से कर सकते हैं। सर आजकल ये हेयर जो चले जाते हैं तो वो क्यों हो रहा है? मोस्ट कॉमन क्या कॉज है? क्योंकि पहले बहुत नहीं जाते थे। हाँ, ये आपकी बात इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो है वो बेसिकली एक हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। Okay. और हेरिडिटी में मिलते हैं। Okay. तो ये जो प्रॉब्लम्स आने लगे हैं, एक थियरी ऐसी है कि हम जो खाते हैं पीते हैं, जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट्स लेते हैं, Okay. तो और फूड लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, तो सब में सॉइल में ही कुछ ना कुछ पेस्टिसाइड मिले हुए होते हैं। कई बार मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए हार्मोन्स के इंजेक्शन पुराने ज़माने में यूज़ होते थे, आज तो बहुत कम हो गया। पर उसकी वजह से क्या होता है कि हम जो भी कंज्यूम करते हैं उसमें माइक्रो क्वांटिटीज़ ऑफ दिस पेस्टिसाइड्स, हार्मोन वगैरह रहता है। तो एक थियरी ऐसी है कि उसकी वजह से आपके बॉडी में ये इम्बैलेंसेस प्रोड्यूस होता है, और लड़कियों को पीसीओडी होना, मेन को गायनेकोमास्टिया होना, ये हेयरफॉल होना। मतलब हेयरफॉल हेरिडिटरी है, पर पॉसिबल है कि फादर को 50-55 के बाद हेयरफॉल शुरू हुआ हो, लड़के को 25-30 में शुरू हो जाता है। तो ये सब चीज़ें, ये इस टाइप की वजह से जो इम्बैलेंस होता है हार्मोन का, उसकी वजह से ये होता है। ओके। तो सर एक मिथ ऐसा भी है कि लोग ज़्यादा हेलमेट पहनते या वो कैप पहनते, उसकी वजह से भी हेयर लॉस होता है, ऐसा तो वो क्या सच है? बेसिकली जो है हेलमेट पहनने से या कैप पहनने से या कोई जगह का पानी खराब होने से, ये रोल उसका बहुत ही कम है। जो रोल ज़्यादा है वो डाइट का, नंबर 1 डाइट, हेरिडिटरी एंड स्ट्रेस लेवल। ओके। आजकल स्ट्रेस लेवल सबका बढ़ गया है। एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में भी स्ट्रेस है। तो डे टू डे स्ट्रेस लेवल जो रहता है, उसके ऊपर अगर आपको हेयर लॉस का स्ट्रेस होता है, तो ये एक साइकिल बन जाती है। आपके दिमाग में हेयर लॉस का स्ट्रेस है, और स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा हेयर लॉस होता है, तो एक साइकिल बन जाती है। तो अर्ली इंटरवेंशन इन द फॉर्म ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, सो दैट हेयर फॉल कम कंट्रोल में आ जाए, और उसका स्ट्रेस भी चला जाए, वो इम्पोर्टेंट है। आप थोड़ा जगह खाली दिखने लगेंगे, उस वक्त आप डॉक्टर के पास जाओगे तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। बाल झड़ना शुरू होए उसी वक्त पे आप डॉक्टर के पास चले जाइए, क्योंकि ये जो है ना स्टेज, उसको नॉर्मल स्टेज के लाने के लिए कम से कम 9 महीना 1 साल की दवाइयाँ करने पर ही रिजल्ट मिलता है। ओके। तो सर कब जाना चाहिए हॉस्पिटल में? यानी अपने जब शैम्पू करते हैं तब बाल ज़्यादा लॉस हो जाते हैं, तब से जाना चाहिए? जो साइंस है जो आप खुद को कर सकते हैं, आप शैम्पू करते हो या पूरे दिन में आपके करीबन 50 हेयर तक गिरते हैं, तो उतना आपका बॉडी फिर से बना लेगा। पर उससे ज़्यादा गिरते हैं, समझो आपको ऐसा लगा कि रात को आप सोए थे और उठे तो तकिए पे काफ़ी सारे बाल गिरे हुए, तो देन दैट इज अ स्टेज के आपको डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि आपको बाल को कुछ किया नहीं रात को, फिर भी बाल झड़े। आप शैम्पू किया, शैम्पू में 5-10 बाल गए, नो प्रॉब्लम, पर आपको देखा को नीचे तो बहुत सारे बाल पड़े हैं, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आप कोम करें, कोम के अंदर आ जाए हेयर, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये अर्ली स्टेज है, यहाँ पे मेडिसिन का रोल रहेगा, और मेडिसिन से रिजल्ट भी मिल सकता है। अभी ज़्यादा क्यूरोसिटी बढ़ गई है हमारी। सर शैम्पू कितना करना चाहिए? शैम्पू से क्या होता है? शैम्पू का जो एम है, जैसे हम बॉडी के ऊपर साबुन, बॉडी वॉश वगैरह लगा के क्लीन रखें, तो शैम्पू का एम है कि बालों को क्लीन रखें, स्काल्प को क्लीन रखें। इसका जो है ये आपके समझो आपकी स्वेटिंग की प्रॉपर्टी ज़्यादा है, और आपको बहुत ही डेंड्रफ वगैरह है, तो आपको वीक में 3 बार करना चाहिए। बाकी ऑन एन एवरेज ट्वाइस अ वीक इज
ठीक है। ओके, उतना कर सकते हैं। और जरूरत पड़ने पर डेली भी करो आप, पर शैम्पू ऐसा लो जो हेल्दी शैम्पू हो। ओके। जिसमें आजकल बोलते हैं ना कि ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक लो या फिर SLS फ्री लो, इस टाइप के शैम्पूज लो ओके, जो हेयर फॉल को प्रिवेंट करते हैं। कम करते हैं। शैम्पू कैन नॉट ग्रो हेयर, बराबर। और उसके जो केमिकल्स का कंपोजिशन ऐसा है कि फर्दर हेयर फॉल प्रिवेंट हो जाए, उस टाइप के शैम्पू। ओके। सर, हमने आपके फेसबुक प्रोफाइल पे, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे देखा है कि आपने बहुत सारे बच्चों की सर्जरी की है जिसके बाय बर्थ होंठ फटे हुए होते हैं या स्किन कनेक्टेड होती ये है। जो है एक कंडीशन, इसको बोलते हैं क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट बोलते हैं। और ये जो है एक मेरा पैशन है, मतलब मुझे ये बच्चों की ट्रीटमेंट करना बहुत ही अच्छा लगता है। और ये आप समझ लीजिए कि ये जो क्लेफ्ट लिप और पैलेट वाले बच्चे जो है वो नॉर्मल डिलीवरी में 1 in 500 to 700, यानी कि आप समझ लीजिए कि बड़ौदा में 2-3 दिन में एक बच्चा ऐसा आता ही होगा जिसको क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट है। तो इन सब की ट्रीटमेंट मैं बड़ौदा की जो काशीबा चिल्ड्रन हॉस्पिटल है वहाँ हम चैरिटेबल बेसिस पे स्माइल ट्रेन करके, इंटरनेशनल चैरिटी है, उसके सहयोग से टोटली फ्री करते हैं। ओके। और उसमें हम पूरा कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट देने, यानी कि बच्चे का बर्थ से लेकर बच्चा 18-20 साल का हो तब तक का जो भी करना है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर प्रोवाइडेड फ्री। तो वो करते हैं। और ऑन एन एवरेज आई डू अबाउट 300 to 350 सच सर्जरी एवरी ईयर। मतलब रोज का एक होगा। और ऐसे में पिछले 25 सालों से कर रहा हूँ। ओहो, तो कितने सारे बच्चों तो करीबन 7-8 हज़ार 9 हज़ार जैसे ऐसे ऑपरेशन बच्चों के हो गए। तो उसमें एकदम से सही हो जाता है फिर सर्जरी के बाद? एकदम सही हो जाता है, एक लाइन जैसा दिखते हैं वो। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है लाइन दिखना कम हो जाता है। बच्चा एक बार 16, 17, 18 ईयर्स पे आ जाए तो उसका भी हम उपाय कर सकते हैं। साथ में नोज़ का जो पैलेट बना है तो पैलेट में स्पीच का, ये सब पूरा एक प्रोटोकॉल रहता है जिसकी वजह से हम बच्चे को नियर नॉर्मल बना सकते हैं। कई बच्चे जो है मेरे ट्रीट के वो इंजीनियर बने हुए, डॉक्टर बने हुए, फिजियोथेरेपिस्ट बने हुए, एजुकेशन करके अच्छी अच्छी जॉब में भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये जो है वो कोई दिमागी प्रॉब्लम है इन लोगों को, सिर्फ फंक्शनल प्रॉब्लम स्पीच की वजह से और लुक का प्रॉब्लम लिप्स की वजह से जो हम करेक्ट कर देते हैं। ओके। सर, नॉन सर्जिकल प्रोसीजर भी होते हैं आपकी कॉस्मेटिक? हाँ, अभी ये जो है कि एक ट्रेंड है कि सर्जरी जो है वो एक इन्वेजिव प्रोसीजर, सर्जरी करवाते हैं तो आपको थोड़ा डाउन टाइम आएगा, यानी कि आपके पास थोड़ा रेस्ट लेना होगा। आप जैसे मैंने बताया आपके फेस पे सूजन आएगी, ये तो सर्जरी का एक डाउन टाइम रहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ये डाउन टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे होता है कि उनके पास ये जो थोड़ा बहुत ये होता है कि नहीं मुझे नहीं करवाना है सर्जरी, नॉन सर्जिकल कुछ कर दो। तो उसके लिए ऑप्शंस बहुत सारे हो गए हैं। तो नॉन सर्जिकल में ये जो है अगेन वी टॉक अबाउट फेस के बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा फेस पे नॉन सर्जिकल प्रोसीजर होती है। तो बेसिक स्किन केयर जो है वो क्रीम्स होते हैं, केमिकल पीलिंग होता है, आगे जाके लेज़र्स रहते, एक्ने ट्रीटमेंट के लिए लेज़र्स होते, एक्ने स्कार के लिए लेज़र्स होते हैं। ये सब चीज़ें बहुत ही रूटीनली करवाते हैं। उसके बाद में लाइफ में एक फेज़ आता है कि जिसको एजिंग बोलते हैं, कि यानी कि जैसे जैसे आप एज बढ़ती है फेस पे चेंजेस दिखना शुरू हो जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको मतलब एज के हिसाब से दिखना है, या एज से 2-5 साल कम दिखना है, यंग दिखना है। तो ये सब चीज़ें नॉन सर्जिकल तरीके से पॉसिबल है, जिसमें हम फिलर्स यूज़ करते हैं, बोटॉक्स यूज़ करते हैं, और बहुत सारे मशीन्स होते हैं जैसे आजकल मॉर्फियस 8 करके टेक्नोलॉजी है, फेस टाइट टेक्नोलॉजी है। तो इसकी वजह से नॉन सर्जिकल वे से ये अचीव कर सकते हैं। उसमें आपको 2 से 5 साल यू कैन लुक यंगर, एंड मेन थिंग इज लुकिंग ग्रेसफुली एजिंग। यानी कि एजिंग तो होना ही है, उसको रुकने स्टॉप नहीं कर सकते। एजिंग ग्रेसफुली इज ऑल्सो
इक्वली इम्पोर्टेंट, तो आपको लगे कि नहीं इस एज में भी ये अच्छी तरह से दिखते हैं। Okay. और ओवरऑल आपने सब मेंटेन किया है, आपका डाइट, फिटनेस लेवल, ये सो नॉट नेसेसरीली कि सबको 100% परफेक्ट ही घूमना है। तो ऐसा नहीं है कि 45 की एज अगर आपको 25 दिखना है, ये हम दिखा भी नहीं सकते। पर 45 की एज में 45 के दिखे और 40 के दिखे तो अच्छा लगेगा डेफिनेटली। और कॉन्फिडेंस आजकल कोई इवेंट के लिए भी करवाते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कपल्स आते हैं जो बोलते हैं कि 6 महीने के बाद हमारे बच्चे की शादी है, बेटी की शादी है, तो हमको थोड़ा अच्छा दिखना है। तो यू कैन चूज इट फॉर पर्टिकुलर इवेंट। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आपको ये कंटिन्यूसली करवाना पड़ता है। यू कैन चूज इट कि इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए आपको ये करवाना है। तो 5-6 महीने का जो साल भर का आपको रिजल्ट रहेगा, अच्छा लगेगा। बाद में अगर आपको अच्छा लगे यार, आपको पास फिर से रिसोर्सेज हैं तो करवाइए फिर से। नहीं करवाइए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे जो करवाया उसकी वजह से कुछ खराब होने वाला नहीं। सर एकदम ट्रेंडिंग टॉपिक है एक अंडर आई, जो काले धब्बे हो जाते हैं, तो उसका क्या रीजन होता है? इसके 2-3 रीज़न होते हैं। सबसे पहले रीज़न, बहुत से लोगों को ये हेरिडिटरी होता है। अंडर आई थी स्किन जो है ना वो बहुत ही थीन होती है। तो नीचे जो भी चेंजेस हैं कि किसी को वहाँ के ब्लड वेसल्स लीकेज की वजह से पिगमेंटेशन डिपॉजिट हो जाते हैं, तो वो दिखता है। किसी को डार्कनेस जो है वो वहाँ का स्किन का पिगमेंटेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, उसके लिए ये होता है। अब ये जो चीज़ है तो उसको कुछ हद तक तो डेफिनेटली कर सकते हैं, जिसमें क्रीम्स आते हैं, केमिकल पीलिंग आते हैं, वो करते हैं। लेजर्स भी आते हैं और फीलर्स भी आते हैं। फीलर्स मतलब अगर किसी को अंडर आई डार्क सर्कल्स हैं, आप मिरर में देखना, स्किन को स्ट्रेच करेंगे तो स्किन स्ट्रेच होगी तो डार्कनेस कम दिखेगी। तो वो जो लूज स्किन है उसके नीचे हम फिलर्स के इंजेक्शन लगाए तो वो डार्कनेस कम दिखेगी। और ऐड टू दैट आपका ऊपर जो है वो क्रीम वगैरह का ट्रीटमेंट चालू रहेगा, तो ओवरऑल रीजनेबल रिजल्ट मिल जाएगा। तो उससे परमानेंटली यानी जा भी सकता है? उसका क्या ड्यूरेशन रहता है? परमानेंट तो मैं नहीं बोलूँगा ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो इसको रिपीटेडली आपको करवाना रहेगा। कुछ चीज़ें जो हैं स्किन में भी, मैं लोगों को एग्जांपल देता रहता हूँ कि स्किन में भी जो कुछ चीज़ें ऐसी होती है वो आपको एक्सेप्ट करनी है कि आपको डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर। तो आपको डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर आप बोलोगे कि नहीं मुझे दवाई बंद करनी या मेरा डायबिटीज मिटा दो, पॉसिबल नहीं है। कोई कुछ भी बोले ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपको जो अगर आपका दवाई का जो है शेड्यूल वो फॉलो करना होता है। हाँ, आपको ऐसा लगे कि ये स्किन की ये जो कंडीशन है मैं दवाई फॉलो करता हूँ या करती हूँ तो उसकी वजह से अभी मेरा कंट्रोल में आ गया है, हियर यू कैन अफोर्ड कि आप थोड़े टाइम के लिए बंद कर दीजिए आपके डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके। फिर आपको ऐसा लगे कि थोड़ा फिर से बढ़ने लगा है, फिर से कंटिन्यू करवा लीजिए। ऐसा कर सकते हैं क्योंकि ये उतना डायबिटीज ब्लड प्रेशर जैसा उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो इसमें वी कैन डू दैट वे। पर 100% जाएगा ही ऐसा कहना मुश्किल है। आजकल सर स्क्रीन टाइम है जो मोबाइल टीवी वगैरह लोग देखते हैं वो बहुत बढ़ गया, तो उसकी वजह से भी होता है। उसकी वजह से जो रेडिएशन मतलब लाइट अल्ट्रावायलेट रेज निकलते हैं उसकी वजह से आपकी स्किन पे चेंजेस आ सकते हैं। जब आपका कंप्यूटर के सामने बैठना बहुत ही लंबा हो या ऐसा कुछ हो तो ऐसे केसेस में आप सनस्क्रीन लगा के कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, जिसको ब्लू रेज बोलते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए। तो आपको रिजल्ट मिल सकता है। क्योंकि ज़्यादातर मैंने पहले भी बोला ऐसा मेल है वो एक दूसरे के सामने क्रीम लगाने से भी शर्माते हैं। हमारे यहाँ इंडिया में स्किन केयर तो मेल तो करते ही नहीं, बहुत ही पुअर है। मेल में बहुत ही पुअर है। और कई बार ऐसा होता है कि मैं उनको समझाता हूँ कि कुछ तो सीखो ऐसा अपनी वाइफ से। वो दिन में अलग अलग तरीके के 4-5 क्रीम लगाते हैं, तो हमको एक आध तो जो बेसिक डॉक्टर बोले वो लगानी चाहिए। और बहुत सारे लोगों को मैं ये बोलता हूँ कि वो आपके पास उतना टाइम तो होगा, दिन में आप 2 बार ब्रश करो,
हाँ, ठीक हाँ, है, हाँ। तो उतना ही टाइम आपकी स्किन में Skin केयर में में। जाएगा 2 बार, ठीक है। और ब्रश करते हो आप दांत की हेल्थ के लिए, हाँ, और टीथ जो है वो गिर गए तो डेंटिस्ट फिर से हाँ, लगा हाँ, देगा, हाँ, पर स्किन खराब हुई तो वो दूसरी नहीं आने वाली हाँ, है, हाँ, हाँ। तो उसका मेंटेनेंस भी मेंटेन तो रखना। इम्पोर्टेंट है। शर्माते लोग एक्चुअली। मैंने देखा है हमारे यहाँ ऑफिस में ही, मैं एक क्रीम रखता हूँ, लुब्रिकेंट्स होता है वो, तो मैं लगाता हूँ, तो मेरे वहाँ एक काम करता है, वो भी मुझे ऐसे दिखता है, आप क्रीम लगाते हो। मैंने कहा भाई स्किन का प्रोटेक्शन तो हाँ, करना ही करना पड़ेगा, चाहिए, आपको ही करना करना चाहिए। पड़े। मगर लोग ये थोड़ा हिचकिचाहट होती है इंडिया के अंदर, स्पेशली मेंस मेल के अंदर नहीं, अभी अवेयरनेस आने लगी है, आने इवन लगी है मेन धीरे भी धीरे। अभी आते हैं हमारे पास Okay. एक्ने स्कार्स के लिए, हाँ, हाँ, हाँ। फिर बियर्ड की लेजर करवाने के लिए, यानी कि शेपिंग के लिए लेजर हाँ, हाँ, करवाने हाँ। के लिए आते हैं, Okay. और इवन बोटॉक्स करवाते हैं, Okay. फिलर्स करवाते हैं। धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ती है, बढ़ हालांकि रही है। प्रोपोर्शन फिर भी बहुत कम कम है, है, पर कम है। अवेयरनेस बढ़ रही है। ओके सर, कॉस्मेटिक सर्जरी में ये अगर किसी को एक्सीडेंट हो जाता है, या किसी का हाथ कट जाता है या उंगली कट जाती है, तो वो भी आप के हाँ, हॉस्पिटल में ये होता जो है ये प्लास्टिक सर्जरी का, जिसको हम बोलते हैं कि पोस्ट ट्रॉमेटिक डिफॉर्मिटी भी करेक्ट कर सकते हैं। ट्रोमा के टाइम पे अगर हाँ। प्लास्टिक सर्जन के पास आइए तो उसका प्रॉपर रिकंस्ट्रक्शन उसी वक्त जितना पॉसिबल हो जाए उतना हो सकता है। ओके। फिंगर्स वगैरह कट हुई, हाथ कट हुआ, तो उसको फिर से जोड़ा जा सकता है। ओके। और उसके लिए जो हमारी स्पेशल ब्रांच बोलते हैं उसको बोलते हैं माइक्रो सर्जरी। ओके। तो सभी लोग माइक्रो सर्जरी नहीं करते हैं, पर जो भी प्लास्टिक सर्जन लोग माइक्रो सर्जरी करते हैं वो इतना छोटा भी फिंगर कट हुआ है तो उसको रीअटैच कर सकते हैं। Okay. और उसको प्रॉपर विद इन 6 आवर्स आपको प्रॉपरली डॉक्टर के पास पहुंच जाना जरूरी होता है। Okay. और सक्सेस रेट बहुत ही अच्छा रहता है, 90-95% तक सक्सेस मिल सकती है। ओके। 5-10% कितनी इंजरी खराब है, आप कितना लेट पहुंचे, हाँ। आपकी बॉडी का हीलिंग कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता Okay. है। यानी बिफोर 6 आवर्स, 6 घंटे से पहले। हाँ, मतलब आज मेरी उंगली अभी कटी तो विद इन 6 आवर आई शुड रीच टू प्लास्टिक सर्जरी। Okay. और जितना जल्दी हो जाए जितना उतना जल्दी हो, मगर अच्छा है। 6 घंटे के बाद तो थोड़े तकलीफ थोड़ी ज़्यादा तकलीफ हो, ज़्यादा होती कॉम्प्लिकेशन है, ज़्यादा हो ज़्यादा जाए। होती है। तो इसके अंदर आप आर्टरी और वेन्स आर्टरी और वेन दोनों का फिर से। माइक्रोस्कोप के अंडर एनास्टोमोसिस करते हैं। ओके। और ये बहुत ही पतली आर्टरी होती हाँ, है, हाँ, हाँ। और उसके लिए जो सूचर्स आते हैं ओके। अपने बालों से भी पतले होते हाँ, हैं, हाँ, हाँ। और वो एक्सपर्ट प्लास्टिक सर्जन करते हैं, ओके। वो कर लेते हैं। ओके। और हर एक सिटी में होते हैं सब। हाँ, हाँ, हाँ। मैं पर्सनली माइक्रो सर्जरी नहीं कर रहा हूँ, पर ओके। होते हैं colleagues हैं ऐसा, जो करते हैं। होते हैं। तो जो उंगली कट जाती है, हमने बहुत बार देखा है कि वो आइस के अंदर रख देते हैं, फ्रीज के अंदर, तो उसका क्या ऐसा क्या है कि जो आपके जो पार्ट जो कट गया है उसको आपको एक क्लीन प्लास्टिक की बैग में रखना है। यानी कि पहले यूज नहीं हो ऐसी कोई भी प्लास्टिक बैग ले लो आप, स्टेरिलाइज कोई भी। स्टेराइल जैसा उसके अंदर रख दो। वो बैग के बाहर आइस ओके। लोग गलती क्या करते हैं कि बैग के अंदर आइस रख देते हैं, या बैग के अंदर पानी रख देते हैं, ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं करना है। अंदर डायरेक्ट टिश्यू जो आइस के ऊपर आएगी तो आपकी जो टिश्यू कट हुई है वो फ्रोजन हो जाएगी। ओके। और ये काइंड ऑफ मतलब कि टिश्यू का कोल्ड टेम्परेचर की वजह से डैमेज हो जाएगा। ओके। आपको बैग को आइस के अंदर रखना है, वो इम्पोर्टेंट है। ओके। ये भी होता है ना आजकल, तो लोगों के हाथ भी फिर से वो लोग रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। हाँ, ये जो कई बार ऐसा होता है कि कोई पेशेंट होता है जिनके दोनों हाथ चले गए हो, ऐसा है तो आजकल आजकल करते हैं वो, जैसे ऑर्गन डोनेशन में किडनी दूसरे की लेके या लीवर दूसरे का लेके करते, इसी तरह से हैंड वगैरह का भी ऐसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट की तरह से ट्रांसप्लांट करवाता है। ओके। तो एंड दे फंक्शन आल्सो। हाँ, उसका प्रॉपर हमारे वीडियो में मैसेज भी देते हैं कि ऑर्गन ट्रांसफर से किसी का तो भला होगा ही, तो आप करवाइए। ऐसे भी कर सकते हैं कि हैंड का भी किसी को फायदा हो सकता है। मगर ये थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि बाहर से बॉडी पार्ट दिखता है, वो ऑर्गन डोनेशन अंदर से, ये बाहर का है, तो फैमिली को बहुत एक्सेप्ट करने में बहुत थोड़ा रहता है। पर ऐसा है कि आपके पास जो चॉइस है, आदमी अगर दोनों हाथ चले गए हो, उसको रूटीनली वर्क करने में तकलीफ हो, उसको उसका एम्प्लॉयमेंट का इश्यू आ जाता है इधर पे,
तो ऐसे केसेस में अगर ये हो जाए तो हाँ, बहुत ही फायदा कर सकता है। तो सर अगर कोई ऐसा ट्रांसप्लांट करना चाहता हो या ऑर्गन डोनेशन करना चाहता हो, तो उसके बाद उसकी बॉडी पे कोई आर्टिफिशियल कुछ लगा के देते हैं, ऐसा कुछ होता है? मैंने कहीं पे सुना था कि अगर अपना हैंड है किसी का, आपने डोनेट किया है, तो उसकी जगह फिर बॉडी के अंदर लाइव नहीं कर सकते ये। हाँ, जो होता है हैंड ट्रांसप्लांट, हाँ, वो कैटेगरी की होता है, Okay. यानी कि किसी के डेथ के बाद भी हाँ, कर हाँ, सकते हैं। हाँ। लाइव तो किसी का एक दूसरे नहीं का नहीं, वो लाइव नहीं, मगर डेथ के बाद जो बॉडी है, जो रिलेटिव को देंगे, तो उसके आर्टिफिशियल एक बना के देते हैं, तो ऐसा नहीं लगे कि बॉडी डिफेक्ट वाली है, यानी हाँ, अंतिम संस्कार के टाइम भी ऐसा नहीं लगे, तो ऐसा भी होता है ना कुछ? ऐसा अच्छा है सर, आप इतना डिटेल में समझाते हो। हम हमारे डिस्क्रिप्शन में आपके सेंटर का, आपके हॉस्पिटल का एड्रेस डालने वाले हैं, तो कोई भी आए तो आपसे मिल सके, क्योंकि आप जो समझाते हो बहुत अच्छी तरह से समझाते हो डिटेल में। तो थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग, और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेटिव आपने बातें की हमारे साथ, उसके लिए थैंक यू। आखिर तक ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिली। अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात चाहिए, तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज DM कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।